بلاول साहब ट्रेन मार्च कर रहे हैं। मेरा मशवरा तो ये है कि बिलावल साहब को आजकल तो जो हिंदुस्तान का जो मामला है उसके ऊपर ट्रेन मार्च करना चाहिए। फिर अभी आप जो है वो अब्बू बचाओ मूवमेंट चला रहे हैं, फिर आपको अब्बू निकालो मूवमेंट चलानी पड़ेगी। मैंने कहा पैसे आप जमा करा दें DS कराची के पास, ज़रूर लें जी, पूरा टाइम बता दें। टिकट लेके ज़रूर चढ़ें जी, अगर गाड़ी भी स्पेशल बुक करनी है ज़रूर करें, पैसे दें, पैसे के बगैर नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ स्पेशल के साथ मैं हूं सलमान हैदर। नाज़रीन, क्या मुल्की सियासत में एहतजाज का मौसम है वो आने वाला है, क्योंकि लग ऐसे ही रहा है। जी हाँ, एहतजाज जिसको जमहूरी हक कहा जाता था, और ये हक तो गुज़िश्ता 5 सालों में जितना तहरीक इंसाफ ने इस्तेमाल किया है शायद ही किसी और सियासी जमात ने इस्तेमाल किया हो। 126 दिन का रिकॉर्ड धरना था, लॉकडाउन था, शहर शहर एहतजाज, जलसे जुलूस। हम पिछले 5 साल तो यही देखते रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज हुकूमत में है और आज वो वही भुगत रही है जो माजी में वो करती थी। आज भी मुल्क में एहतजाजी सियासत की हवा चलती हुई नजर आ रही है। कल यानी 26 मार्च को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ट्रेन मार्च शुरू करेगी और इसके आसार अभी से नजर आना शुरू भी हो गए हैं। बज़ाहिर बिलावल भुट्टो जरदारी साबिक वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी में शिरकत के लिए बज़रिया ट्रेन लाड़काना रवाना हो रहे हैं, लेकिन इस दौरान अंदरून सिंध में हर स्टेशन पर कारकुनों से खिताब भी करेंगे। जो शेड्यूल हमें मालूम हुआ है उसके मुताबिक क्या मुकदमात में फंसी पीपल्स पार्टी की क़यादत मुस्तकबिल में भी किसी बड़े चैलेंज से निपटने के लिए ये पेशबंदी कर रही है, रिहर्सल हो रही है? ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर पीपल्स पार्टी के किसी बड़े रहनुमा की गिरफ्तारी अमल में आती है तो उनका वर्कर तैयार हो, ये ज़रूर पीपल्स पार्टी की क़यादत के जहन में होगा, ताकि उस वर्कर को वो सड़कों पर ला सके। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपोजिशन को इस धमकी के साथ, जी हाँ, इस धमकी के साथ एहतजाज के लिए एक बार फिर कंटेनर की ऑफर कर दी है कि जिस तरह एहतजाज करना है कर लो, NRO नहीं मिलेगा। अब सवाल यह है कि क्या हुकूमत कंटेनर एहतजाज के लिए दी गई या किसी एहतजाज की सूरत में कारकुनों को गिरफ्तार करने के लिए यह ऑफर दे रही है, यह जानना बहुत जरूरी है। लेकिन एक बात तो तय है कि हमारे कप्तान वज़ीर आज़म पाकिस्तान इक़्तिदार में आकर भी कभी कंटेनर में बैठना नहीं भूले। उनकी स्टेटमेंट आमतौर पर ऐसी ही होती है कि जैसे आज भी वो डी चौक के बाहर खड़े हैं। खैर, ये तो थी हुकूमत की ऑफर, इस पर भी बात होगी, लेकिन पहले बात करते हैं पीपल्स पार्टी के ट्रेन मार्च की। तो हमारे साथ मौजूद हैं शहला रजा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है, आबदा राजा का, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगी। तो सबसे पहले शहला रजा साहबा, आपसे ही सवाल करता हूँ, नहीं मिलना NRO, जितनी मर्जी ट्रेन मार्च कर लें आप? क्या वजीर आजम बिल है कि किसी को NRO दे सके? पहले तो उन्हें अपने आप से सवाल करना चाहिए। और क्या अदलिया है NRO दे सकती है? तो वजीर आजम को चाहिए कि मेंटली जो है वो मैच्योरिटी का मुजाहिरा करें, जो कुछ नहीं कर सके। और एंकर्स को जब वो बुलाते हैं और एंकर्स जो उनसे पूछते हैं कि भाई आपने महंगाई को रोकने के लिए क्या इक़दाम किए, आपने बिजली के बिल जो हैं उनके पहुंचा दिया, गैस के बिल्स पे पहले झूठ बोला गया कि वो गलती, सबको नजर आ रहा है क्या स्लैब्स हैं। तो इन बातों से बचने के लिए वो ऑपोजिशन पार करते हैं और वो मुकदमे जो अभी चलना नहीं शुरू है, वजीर आजम कहते हैं कि तो इन्होंने ये किया है, तो मैं समझती हूँ कि वो अभी तक बड़े नहीं हुए। वो हमें क्यों कंटेनर दे रहे हैं? हमारे चेयरमैन ने कंटेनर में रह के कोई शादी करनी है? हमने कंटेनर की मार्च नहीं करनी है। सियासत हमारी जो है वो सियासत शुरू कब की हो चुकी है। हमने आवाम हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद की भी है। कंटेनर की सबने सियासत देख ली, क्या खुशखबरी दी गई। लोग तो अभी भी पूछ रहे हैं कि कंटेनर में तो आपने शादी की खुशखबरी दी थी, अब 2 खुशखबरियाँ क्या हैं, और वो यही पूछते हैं। तो आप कोई खुशखबरी आवाज़, तो क्या पता बिलावल को भी कंटेनर रास आ जाए। IMF आ रही है और उन्होंने आपको कहा है बिलावल को कंटेनर की जरूरत नहीं है शादी के लिए, ठीक है। और मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि IMF की टीम आज पहुँच रही है और उसमें ये बात की गई है कि 4 टैरिफ तैयार किए गए हैं, जिससे जो है गैस की कीमत में 144% तक इजाफा हो सकता है। और जो IMF अप्रूव करेगी इतने % जो है वो गैस की कीमत बढ़ा दी जाएगी। तो ये एक अलमिया है। FATF की टीम भी पहुंच रही है, FATF की टीम भी सुबह पहुंच रही है। जो है अवाम की चीखें निकलेंगी, अवाम की चीखें निकलेंगी। तो आप तो अवाम से वादे करके आए थे, कर्जा नहीं लूंगा,
महंगाई नहीं करूंगा, टैक्सेस नहीं लगाऊंगा। टैक्सेस जो हैं उनको मैं जग्गा टैक्स समझता हूं। तो अब आप जग्गा साहब ये कौन सी चीखें निकलवा रहे हैं, मैं ये पूछना चाह रही हूँ। उधर से जो है वो अखबारात भी यही कह रहे हैं, जो माहिर कानून है, माहिर माशियात है, वो यही कह रहे हैं कि रिकॉर्ड तोड़ महंगाई है। तो इसको हम समझ लें कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एहतजाजी सियासत का आगाज कर चुकी है। जी बिल्कुल, क्योंकि जो हम पे मुकदमात हैं उनसे हम कभी नहीं घबराए, उनको हम अदालतों में पेश करेंगे और कर रहे हैं। लेकिन ये जो मार्च है ये महंगाई के खिलाफ है, बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ है, गैस के बिलों में इजाफे के खिलाफ है, और तहरीक इंसाफ का इंसाफ के नाम पे जो नाइंसाफियां हैं हर सतह पे उसके खिलाफ है। ठीक है जी। आबदा राजा साहिबा, सिंध की सियासत में काफी गर्मा गर्मी है और ये गर्मा गर्मी अब सड़कों पे और ट्रेन की पटरी पर नजर आ रही है। सिर्फ 6 माह हुए हैं आपको, कैसी तैयारियां हैं आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी तैयारियां देखें, जो शैला रज़ा साहिबा ने अभी बात की है, मुझे बहुत ही अफसोस हो रहा है कि वो इतनी सीनियर खातून है सियासत के अंदर और वो किस किस्म की बातें कर रही हैं कि अगर इमरान खान कंटेनर पे 4 महीने बैठे थे शादी के लिए, क्या शादी इसी तरीके से उनकी हो सकती थी कंटेनर के ऊपर बैठने से? देखें, हम 4 महीने जो वहाँ पे रहे, आप करप्शन के खिलाफ हम रहे, हम गुर्बत के खिलाफ रहे, हम यहाँ की जो लीडरशिप थी वो जो कुछ कर रहे थे अवाम के साथ, हम उनके खिलाफ थे। हम 4 महीने का धरना ये क्या देंगे? ये कह रही है कि बिलावल को जरूरत नहीं है कंटेनर की। बिलावल 4 महीने गुजार सकते हैं कंटेनर के ऊपर। वो इमरान खान ही थे जो 4 महीने, और उन्हीं के साथ लोग थे, ये इमरान खान के ही लोग थे जो उनके साथ 4 महीने बैठे रहे। ये जो है ये 4 दिन तो बैठ के दिखाएं। नहीं, वो तो कह रहे हैं हमने वो तो कहते हैं पीपल्स पार्टी वाले कि हमने तो 4 महीने बैठना ही नहीं, हमने 6 दिन बैठना और 7वें दिन ये हुकूमत नहीं रहेगी। मुझे सॉरी आपकी सही सी आवाज पीपल्स पार्टी कह रही है कि हमने 4 महीने डी चौक पे या कंटेनर के ऊपर नहीं रहना। जब हम एहतजाज करेंगे तो सिर्फ 4 दिन का होगा और 5वें दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पार्लियामेंट में नहीं होगी। देखें, हमें कोई भी नहीं है, ये 4 दिन का या 4 महीने का जो भी करना चाहते हैं ये कर लें, लेकिन जो कुछ भी कर लें इनको NRO कम से कम नहीं मिलेगा और कोई भी बच के नहीं जाएगा। जिसने करप्शन की है, जिसने कौम की दौलत लूटी है, जिसने मारा मारी की है, कोई भी नहीं बचेगा। इंसाफ होगा, हमारी जो अदालतें हैं उसके अंदर इंशाल्लाह इंसाफ होगा। और ये नहीं है कि हम लोगों ने इनके ऊपर केस चलाए, इनके ऊपर तो ऑलरेडी पहले से अदालतों के अंदर केस चल रहे हैं। अब ये जो कह रहे हैं कि हम सड़कों पे निकलना चाहते हैं, महंगाई के खिलाफ निकलना चाहते हैं, हम इसके खिलाफ उसके खिलाफ, ये किसी के खिलाफ नहीं निकलना चाहते। ये लोग सिर्फ और सिर्फ जरदारी साहब को गैस तो बढ़ाई है ना, बिजली के नेट तो बढ़ाए, महंगाई में तो इजाफा हुआ है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में। जरदारी साहब को बचाने के लिए इन्हें इतना शौक है कि ये सड़कों पे आएंगे तो वो बच जाएंगे, जो मर्जी कर ले वो नहीं बच सकते। ठीक है शैला रज़ा साहिबा, अब ये गुमान क्यों है कि जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को ये समझ में आ गया कि अब वो शिकंजे में फंस गए, केसी से बचना मुश्किल नहीं है, तो मुझे क्यों निकाला कि तहरीक शुरू की और सड़कों पर आए? इसी तरह जब हम देख रहे हैं बिलावल, जरदारी, कायम अली शाह साहब, इन सब की पेशियां हो रही है, मुराद अली शाह साहब की पेशियां हो रही है, तो आप इस तासुर को कैसे जायल करेंगी कि ये 6 महीने बाद इस तरह की जो रैली निकाली, ट्रेन मार्च निकालना, ये दरअसल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत पर जो पेशियां भुगतनी है उस हवाले से नहीं हो रहा, सिर्फ महंगाई, बिजली के बिल और गैस के बिल की वजह से हो रहा है, ये तासुर कैसे जायल करेगी आप? अच्छा, सबसे पहले तो मैं इनको ये बता दूं कि चाहे आसिफ अली जरदारी साहब हों या हमारे स्पीकर साहब हों आगा सिराज दुरानी या कायम अली शाह साहब हों, ये वही लोग हैं जिन पे जाम सादिक गवर्नमेंट में नवाज शरीफ के दौर में कभी बैंक डकैती का केस था तो कभी जो है वो कत्ल के केस थे। ये हमारे लिए नए नहीं है। उस वक्त तो बिलावल साहब जो हैं वो पैदा भी नहीं हुए थे बहुत सारी जगहों पे, तो भाई हम तो उस वक्त भी ये केसेस भुगत चुके हैं। हमें तो ये हैरानी है कि हमें करप्ट कहने वाले, आज तक कुछ करप्शन हम पे साबित नहीं हुआ, और एक अदालत से साबित शुदा करप्ट आदमी को जो कि
नाअहल है तमाम उम्र, उसको काबीना में साथ बिठाते हैं और हम पे कुछ हुआ नहीं, हम पे बातें करती हैं। तो असर तो ज़ाहिर हो चुका है कि ये इल्ज़ाम हमारे लिए नए नहीं है। जरदारी साहब को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी मुहिम की। जो 11 साल उनको जेल में रखा था, ज़बान काटी गई थी, उसमें कैपिटल पनिशमेंट भी थी, कुछ केसेस ऐसे थे वो हो सकती थी, लेकिन अल्लाह ने दिखाया कि हमने दौर में बरी और ये केसेस भी इनकी कोई अहमियत नहीं है। शैला रज़ा साहब, सिंध कार्ड इस्तेमाल करने का तासुर क्यों आ रहा है? ये रैली बलूचिस्तान से भी निकाली जा सकती थी, KPK से भी निकाली जा सकती थी, पंजाब से भी निकाली जा सकती थी। जी शैला साहब, मुझे सवाल का जवाब दीजिएगा पहले। अच्छा, अब ये है कि सिंध कार्ड लोगों को एक याद हो गया है। सिंध का एक शख्स भी नहीं था। अभी जब बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी इस्लामाबाद में पेश हुए, हमारी किसी की कल भी नजर नहीं आई होगी। और वो जो कहते थे कि 5 टांगों में भी लोग नहीं आएंगे, उन्होंने हजारों पुलिस लगा रखी थी। तो भाई, सिंध कार्ड का मसला नहीं है, ये मसला अवाम का है। और अवाम ने जिस तरह पंजाब में इस्लामाबाद में निकलकर इनकी रुकावटें तोड़ी हैं, ये घबरा गए, बिलबिला गए और नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे इनके असद उमर हो, चाहे इनके क्या कहना चाहिए वजीर रेलवे हो। पेशी पे पुलिस ने रिएक्ट किया है, क्या वो ये डर है जिसकी वजह से आप लोग पंजाब से ये रैली नहीं निकाल रहे, पंजाब से ये ट्रेन मार्च नहीं कर रहे? डर है कि पुलिस और इंतजामिया रेजिस्ट करेगी, कारकुनों को ज़दोकोब करेगी? नहीं, डरने वाले, आप जिस खातून से बात कर रहे हैं, इस उम्र में भी वो डरती नहीं है और छोटी उम्र में उसने तमाम जो है ना जेलें और CIA सेंटर देखा है। ये सिंध से इसलिए शुरू किया है कि 4 अप्रैल को शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी है और उससे पहले हम सिंध में जो है अपने लोगों से मिलते हुए आगे बढ़ रहे हैं और फिर जब 4 अप्रैल के बाद हम दूसरा लाहे अमल देंगे, लेकिन चीखें तो अभी से निकल रही हैं लोगों की। ठीक है। अच्छा, असल बेसिक मामला है अवाम की मोबिलिटी का और 4 अप्रैल के बाद दूसरा जो फेज़ है, यानी एहतियाजी सियासत शुरू हो चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 6 से 7 माह की गवर्नमेंट के बाद। अब सिर्फ बयानिए नहीं होंगे, सड़कें होंगी, रेल की पटरियाँ होंगी, धरने होंगे। मेरी तो ख्वाहिश थी कि आज आपका कैमरा इस वक्त जो कैंट स्टेशन का मंजर है उसको दिखा रहा है, वो भी अतराफ में जो लोग हैं उन्हें दिखाए, वो भी दिखा रहा है। पता चलेगा कि बेचारे ताहिरुल कादरी की हमें वो उससे हम ये साबित करेंगे कि हमें ताहिरुल कादरी की जरूरत नहीं होगी, उनके मुरीदों की। हम अपने तौर पे कर रहे हैं काम। ठीक है जी आबदा साहिबा, ये बेसिकली 4 अप्रैल को जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की बरसी है जिसकी बिना पर अवाम को मोबिलाइज किया जा रहा है। इसका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं है या इस हुकूमत से नहीं है, लेकिन सेकंड फेज का ऐलान होना है 4 अप्रैल को। अभी तो ये सिंध में है शो, ये इस्लामाबाद आ गए और पंजाब में आ गए, तो तब क्या करेंगे आप लोग? नहीं, इनका देखें, इनका जो दिल करता है वो करें। हमने इनको नहीं रोका कि ये इस्लामाबाद में आए, हमने इनको नहीं रोका कि ये जो दिल करता है वो करें। भुट्टो साहब का तो कोई बंदा रहा नहीं। आपको पता है कि भुट्टो की फैमिली तो ये है नहीं, ये तो जरदारी की फैमिली है। बिलावल जो हैं वो बिलावल जरदारी हैं और भुट्टो तो कब के उनकी जो बीबी थी इनकी, वो जब से शहीद हो चुकी हैं। तो बिलावल को मुझे समझ नहीं आता, बिलावल जरदारी जो अपने भुट्टो खानदान से जिनका कोई तल्लुक ही नहीं है और सियासत नहीं, पीपल्स पार्टी वाले आखिरत पे बिलीव करते हैं, क़यामत के दिन माँ के नाम से उठना है। जी, पीपल्स पार्टी वाले आखिरत पे बिलीव करते हैं, क़यामत के दिन माँ के नाम से उठना है। क़यामत के दिन बिल्कुल माँ के नाम से उठना है। अगर हम इस चीज पे भी एतराज नहीं करते, लेकिन आप देखें जहाँ पे हम जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, आपके पास हम तो अपने बाप से ही जाने जाते हैं ना। मेरे बाप की जो फैमिली है मैं उसी से ही जानी जाती हूँ। जो इस वक्त तो क़यामत नहीं आई, इस वक्त तो हम दुनिया की बात कर रहे हैं। और देखें जो जरदारी साहब के बेटे, वो जरदारी साहब भी जैसे होंगे, जरदारी साहब भी जैसे इशू नहीं है कि वालिद का नाम है या वालिदा का नाम है, हम तो एहतजाज की बात कर रहे हैं कि आप लोगों को एक चैलेंज दरपेश होने वाला है। उसके सिलसिले में आपने क्या पैरामीटर्स अडॉप्ट किए चाहते हैं वो बिल्कुल करें।
ये अब उनके नाम का सिर्फ और सिर्फ फायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन उनके नाम का ये कब तक फायदा उठाएंगे? जरदारी साहब, असल बात यह है कि जरदारी साहब जो हैं वो पार्टी को चला नहीं सके, और उनकी करप्शन और उनके सारी जितनी भी चीज़ें थी उसका नुकसान पीपल पार्टी को हुआ है। जो पीपल पार्टी डैमेज हुई है, जो टूट फूट का शिकार हुई है, जो इनके लोगों ने इनको छोड़ दिया है, दरअसल वो जरदारी साहब की वजह से छोड़ा था। और अब जो बिलावल साहब है, मुझे नहीं लगता कि उनके अंदर इतना सियासी शऊर है कि वो इतनी बड़ी कोई मुहिम चला सकते हैं, और ना ही वो चला सकेंगे। अगर वो चलाना भी चाहते हैं तो शौक से चलाएं। जी शैला साहब रिस्पॉन्ड करें। सियासी शऊर भी इतना नहीं है, इतना मेच्योर नहीं कि इस तरह की कोई बड़ी तहरीक आप लोग चला सकें। आपकी क़यादत अभी बच्ची है। अच्छा, एक तो सियासी शऊर नहीं भी है ना, तो जब भी आज सारे इमरान न्याजी साहब जो हैं वो बिलावल साहब का नाम लेकर ही बातें करते रहे एंकर्स के सामने। दूसरी बात मुझे ये कहनी है कि ये तो मेरी मर्जी है कि मैं अपने वालिद का नाम गाऊं साथ या वालदा का, लेकिन टायरन बेचारी का क्या होगा? उसको तो आपने डीएनए करके प्रूफ तो कर दिया, लेकिन यहाँ पे आपने 2 बच्चे लिखवाए आपके लीडर साहब ने। मैं ये बातें करती नहीं हूँ, लेकिन आपको तो आपके घर पहुँचाऊंगी मैं। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए जब आपके पास शैला रज़ा, शर्म आनी चाहिए। अभी चुप हो जाए, मुझे शैला साहबा से सुनने दे प्लीज। बीवी और बच्चों पे आ आबदा जाए। साहबा मैं भी आपके पास आ रहा हूँ। अभी आप चुप हो जाए। शैला साहबा अभी चुप हो जाए। शैला साहबा अभी चुप हो जाए। शैला साहबा अपनी लेगेसी को हमेशा सामने, मुझे बात करने शैला साहबा अपनी लेगेसी को हमेशा सामने रखिएगा। आप इस तरह की गुफ्तगू आमतौर पर नहीं करती प्लीज। और बीवी गिनने के अलावा इनके पास आबदा साहबा, इन्होंने की है तो मैं आबदा साहबा प्लीज, आबदा साहबा प्लीज, मैं शैला रज़ा साहबा से बात कर रहा हूँ। ये इनकी चुप कराए, मैं इनसे बात कर रही हूँ। बौखलाहट है जी आबदा साहबा, आपका बौखलाहट है, बौखलाहट का शिकार है। आबदा साहबा आपका रिस्पॉन्ड आ गया है। शैला साहबा को जवाब देने दे प्लीज, वरना इनको दवा भेजें। जी शैला साहब आप रिस्पॉन्ड करें प्लीज। आबदा साहबा प्लीज आप थोड़ी देर के लिए खामोश रहे। भुट्टो जो है वो, जी भुट्टो किसी शख्स का नाम नहीं है। भुट्टो एक शख्सियत है, भुट्टो एक नज़रिया है, भुट्टो एक फिक्र है, एक भुट्टो सोच है। और जो भी इस मुल्क में और दुनिया में जब जालिम से टकराएगा, डिक्टेटर से टकराएगा, तो वो अपने आप को भुट्टो कहेगा और कहलाने में फ़ख्र महसूस करेगा। और जो डिक्टेटर का पोलिंग एजेंट बनेगा वो न्याजी कहलाएगा। और जो डिक्टेटर का पोलिंग एजेंट होगा, जिसका कोई नज़रिया नहीं होगा, उसके बच्चे कभी उसके रास्ते पे नहीं चलेंगे। आज हमारे यहाँ जो हमारी पार्टी के लोग शहीद हो जाते हैं और उनका पता नहीं चलता, जो 18 अक्टूबर में, उनकी कब्र पे भी हम लिखते हैं कि मैं भुट्टो हूँ, क्योंकि भुट्टो जो है एक सोच है। और उसने जो ये सोच दी है, उसके बाद ये कहना कि भुट्टो का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, आप न्याजी इस्तेमाल कीजिए। आपको किसने मना किया है? आपके साथ तो न्याजी लगा हुआ है। तो न्याजी भी एक सोच है, न्याजी भी एक कल्चर है। इस टाइम वो न्याजी वज़ीर आज़म पाकिस्तान है कि किसी के वालिदैन तक पहुंचे आपके असद उमर, तो मैं उनको ये समझाना चाहती हूँ, असद उमर साहब को भी, जिन्होंने ये खेल शुरू किया और जिसको सेकंड इमरान खान ने किया, कि असद उमर साहब को किसी के वालिद तक पहुंचने से पहले राव रशीद की बुक पढ़नी चाहिए, जो मैंने देखा, तो फिर पता चलेगा कि किसको शर्मिंदगी होगी नसब पे और किसको नहीं। हम तो बहुत खुश हैं कि आज हमारे जुल्फ़कार अली भुट्टो ने हमें जो रास्ता दिया, उस पे उनकी औलाद ही नहीं, इतने सारे पैरोकार हैं कि डिक्टेटर्स आके और दहशतगर्द आके सिर्फ हमें ही खत्म करते हैं और इनको साथ लेके चलते हैं। ठीक है जी आबदा रज़ा साहबा, फख्र है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भुट्टो का नाम इस्तेमाल करने में, क्योंकि भुट्टो एक नजरिए का नाम है। डिक्टेटरशिप की बात कर रही है। दरअसल फख्र करें कि न्याजी साहब के बच्चे उनके अपनाएं। भुट्टो एक सोच हो सकती है, भुट्टो एक नजरिया हो सकता है, लेकिन जरदारी एक सोच नहीं हो सकती, जरदारी एक नजरिया नहीं है। जरदारी सिर्फ और सिर्फ करप्शन का नाम है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये सारी दुनिया जानती है कि जरदारी मनी लॉन्ड्रिंग में देखें किस किस तरीके से वो अयान अली मॉडल और पता नहीं किन किन लोगों को इन्होंने इस्तेमाल किया और इतनी खूबसूरती से मनी लॉन्ड्रिंग की कि जिन लोगों ने इनकी सारी तहकीकात की है कि वो हैरान रह गए कि जरदारी की सोच पे हैरान रह गए कि इतनी खूबसूरत तरीके से इन्होंने चीजों को किया कि उनको शायद किसी के वहम गुमान में भी नहीं था कि ये कभी पकड़ाए जाएंगे। ठीक है, अच्छा शैला रज़ा साहबा, क्या ही अच्छा होता सिर्फ 4 अप्रैल को एक जलसा कर देते। हम भी बरसा बरस से 4 अप्रैल को कवर कर रहे हैं। ये ट्रेन मार्च का कभी आपने ऐलान नहीं किया था। जाहिर है जितनी महंगाई, बेरोजगारी और
बिजली के बिलों में इजाफा और इनको कि सिर्फ अभी तक करप्शन इससे इजाफा खत्म हो जाएगा, महंगाई वापस चली जाएगी, बिजली के बिल कम हो जाएंगे। 11 साल जेल में रख के भी बेरोजगारी तो होनी थी। तो मैं इनको ये कहना चाहती हूँ कि करप्शन नाम है, देखिए हम एहतजाज कर रहे हैं, करप्शन नाम है अलीम खान का, करप्शन नाम है अलीमा का, करप्शन नाम है जहांगीर तरीन का, करप्शन नाम है परवेज खटक का, और करप्शन नाम है पार्टी फंडिंग केस में मुलव्विस होने का, करप्शन नाम है हेलीकॉप्टर केस का। ठीक है जी, आब्दा रज़ा साहब, मैंने ब्रेक लेनी है, ब्रेक तो अभी कुछ साबित नहीं हुआ। जी आब्दा साहब रिस्पॉन्ड कर दे, मैंने ब्रेक लेनी है प्लीज। अलीमा साहिबा कभी थी नहीं, किसी हुकूमत के अंदर थी नहीं, ठीक है, और अलीम खान के ऊपर जो भी केसेस है सारा कुछ आपके सामने आ जाएगा, भी नहीं थे। और जरदारी साहब के ऊपर भी जो कुछ है वो भी सब आपके सामने आ जाएगा, हम पे भी अभी और पूरी दुनिया के सामने आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे नैब जो है, नैब जो है वो आजाद है, अदालतें हमारी आजाद है। ठीक, बहुत शुक्रिया आब्दा रज़ा साहब आपका। शहला रज़ा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा, वो हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ट्रेन मार्च का ऐलान किया, इस सिलसिले में काफ़ी हल्ला गुल्ला है, इस वक्त कैंट स्टेशन पर भी है और लीड कर रही हैं शहला रज़ा साहबा खुद, और ये फिर इंटीरियर सिंध तक जाएगी और जगह जगह खिताब भी बिलावल भुट्टो का मुतवक्के है, और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 4 अप्रैल को सेकंड फेज़ का ऐलान करेगी। बहरहाल महंगाई और बिजली और गैस के बिल पर एहतजाज तो है ही है, लेकिन दरअसल 4 अप्रैल को जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी है, जिसके सिलसिले में ये तैयारियां की जा रही हैं। वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता है। इन्होंने वो फैसला दिया जिससे हमारे दोबारा 12 साल बाद जख्म ताज़ा हो गए। वेलकम बैक व्यूअर्स। पाकिस्तान करतारपुर बॉर्डर खोलकर मोहब्बत, अमन और मजहबी तौर पर फराखदिली का मुजाहरा कर रहा है, तो दूसरी जानिब भारत में समझौता एक्सप्रेस पे 44 पाकिस्तानियों समेत 68 मुसलमानों के कातलों को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। जी हाँ नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने इस बुनियाद पर समझौता एक्सप्रेस बम धमाका केस में मरकजी मुलजिम सवामी असीम आनंद समेत 4 मुलजमान को बरी किया कि इस तकासा मुलजमान का मुलव्विस होना साबित नहीं कर सकी। ये बात खुद भारतीय तहकीकाती इदारे की नाकामियां है, क्योंकि स्वामी आनंद ने हमले की जिम्मेदारी खुद कबूल की थी। 12 साल भारतीय अदालतों में यह केस चलता रहा और इस केस के दौरान गवाहों और इस केस की पैरवी करने वालों को डराया और धमकाया भी जाता रहा। कई गवाह मुनहरिफ भी हुए। 12 साल के तवील मुकदमे में करीबन 300 से जायद गवाह तलब किए गए, जिनमें से कई सरकारी गवाह भी धमकियों के बाइस बाद में मुनहरिफ होते रहे। इस मुकदमे में मजमूई तौर पर 8 मुलजमान थे, जिनमें से एक के दाद सुनील जोशी 2007 में कत्ल कर दिया गया था, 4 को गिरफ्तार किया गया और 3 मुलजमान ताहाल मफरूर हैं। मरकजी मुलजिम था असीम आनंद। हिंदू इंतहा पसंद मुसलमानों के खिलाफ अजमेर शरीफ, मक्का मस्जिद समेत इस तरह के कई दहशतगर्द सरगर्मियों में वो मुलम्मिस रहा है, यानी रिकॉर्ड याफ्ता शख्स था, लेकिन अदम रवायती अंदाज में रिहा हो जाता है, ये एक सवालिया निशान है। समझौता एक्सप्रेस में जिन पाकिस्तानियों ने अपने प्यारों को खोया था, उन्होंने दरिंदों के रिहा होने पर कल एहतजाज की कॉल भी दे दी है। उन्होंने क्या कहा ये भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन आपको ये बताएं कि भारत पाकिस्तान से मुतालिक हर छोटे बड़े मामले को आलमी सतह पर उठाता रहा है। क्या पाकिस्तान मासूम पाकिस्तानियों के खून, यानी फैसलाबाद के राना शौकत जिसने अपने 5 बच्चों को अपनी आंखों के सामने झुलसते हुए देखा था, क्या इंसाफ दिलाने के लिए आलमी अदालत में नहीं जा सकता? पाकिस्तान अगर आलमी अदालत में केस लेकर जाता है तो किन बुनियादों पर जा सकेगा? पाकिस्तान को क्या तैयारी करनी होगी? समझौता एक्सप्रेस के मुलजमान के ट्रायल के दौरान कौन से ऐसे नुकात हैं जो आलमी अदालत में पाकिस्तान का केस मजबूत कर सकता है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ लंदन से स्काइप पर मौजूद है आलमी माहिर कानून बैरिस्टर राशिद असलम साहब। बहुत शुक्रिया राशिद साहब आपके वक्त का। राशिद साहब, इस केस को आपने गो थ्रू भी किया होगा, क्या पाकिस्तान ये मुकदमा आलमी अदालत में ले जा सकता है? टेक्निकली सराउंड है? अगर ले जा सकता है तो किन बुनियादों पर? जी, उसमें बेसिकली एक बेसिस हो सकती हैं, क्योंकि इसमें 7 टोटल मुल्जमान थे जो जिंदा थे, उसमें से 3 जो हैं वो ऑलरेडी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स हैं, इश्तिहारी हो चुके हैं। मीन्स के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उन पे होल्ड नहीं था, वो लोग भाग गए थे। तो अगर ये जो बाकी 4 जिनको बरी किया जाता है, इनको अभी छोड़ा जाता है और इन केस वहाँ पे हाई कोर्ट में अपील होती है, क्योंकि अंडर सेक्शन 21 ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट इंडिया के मुताबिक आप हरियाणा हाई कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं।
उस अपील में अगर हाई कोर्ट इस डिसीजन को रिवर्ट कर देता है और उनका डिसीजन डिफरेंट होता है, तो उस सूरत हाल में ये क्या गारंटी है कि इंडियन गवर्नमेंट इन लोगों को दोबारा कैप्चर कर लेगी, 4 लोगों को जिनको रहा किया जाएगा, जिसमें स्वामी असीम आनंद भी हैं जो एक बासर आदमी है और उनकी जो इंतहा पसंदी है उसके बारे में कोई दो राय नहीं है इंडिया में। तो इस हवाले से हम इस बेसिस पे जा सकते हैं कि जी कम से कम इस पे हमें इंजंक्शन दिया जाए कि वो जो 4 लोग हैं उनको रिहा न किया जाए। हाँ, हम ये कहते हैं कि आप हाई कोर्ट में अपील में हम देखते हैं, आगे सुप्रीम कोर्ट में देखते हैं, अगर ये लोग बरी हो जाते हैं तो फिर हम इंटरनेशनल कोर्ट्स में भी जा सकते हैं, लेकिन इस वक्त हम इंजंक्शन के लिए इंटरनेशनल कोर्ट में जा सकते हैं ताकि उन लोगों को कम से कम रहा न किया जाए। अगर हम सिर्फ इस फैसले के खिलाफ जाएंगे तो ऑब्वियसली इसमें अपील राइट्स मौजूद हैं, इसमें हाई कोर्ट का, जैसे मैंने बोला सुप्रीम कोर्ट का अंडर सेक्शन 21 अपील राइट है इस फैसले के खिलाफ। तो उस हवाले से जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये कह सकती है कि आपके पास अपील राइट्स हैं। अच्छा राशिद साहब, थोड़ा टेक्निकल सा क्वेश्चन है, जब लवाहिकीन सरापा एहतजाज है, कल भरपूर एहतजाज की उन्होंने कॉल भी दे रखी है, रियासत मदीना का अगर मॉडल हमारे सामने हो तो ये तो बनता है कि पाकिस्तान की जानिब से आलमी अदालत इंसाफ में इस केस को लेके जाया जाए। अगर कोई बंदा खुद से जाना चाहे, यानी कोई NGO के थ्रू या ये तमाम लवाहिकीन इस केस को पुटअप करें और उधर जाके रजिस्टर करवाएं और इस केस को लड़ने की कोशिश करें, तो क्या मुमकिन है? नहीं जी, ऐसा मुमकिन नहीं होता। आप स्टेट के बतौर जा सकते हैं, आपकी स्टेट जा सकती है, पाकिस्तान जा सकती है। इंडिविजुअल हैसियत में आप मुकदमे को इंटरनेशनल कोर्ट में नहीं लेके जा सकते, अगर लेके जाते भी हैं तो एंटरटेन नहीं करेंगे। लेकिन इसमें अगर आप देखें तो टेक्निकलिटीज बहुत ज़्यादा है। जैसे रहीला वकील जो इसमें पाकिस्तानी रेजिडेंट थी, जिन्होंने पिटीशन दी कि जी हमें विटनेस के तौर पे शामिल होने की इजाज़त दी जाए, उसको एंटरटेन नहीं किया कोर्ट में। और बहुत सारी इसमें ऐसी फैक्चुअल बातें हैं, जैसे असीम आनंद का इकबाली बयान कि जब वो गिरफ्तार हुए इन 2010 तो उनको इस बेस पे जेल भेजा गया। तो उनका इकबाली बयान था कि उन्होंने इसमें हिस्सा लिया, बॉम्ब वगैरह में नस्ब करने में या सारी में वो मास्टरमाइंड थे। तो इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि बाद में उनका कहना कि जी तशद्दुद की बेस पे लिया गया, वो उसी मुल्क में थे, तशद्दुद की बेस पे बयान लेना बड़ा मुश्किल होता है ऐसी सिचुएशन में। तो मैं ये समझता हूँ कि कोर्ट की अपनी भी कोई बहुत सारी चीज़ें हैं, और दूसरा इस मुकदमे को जितना डिले किया गया उसकी वजह से भी इंसाफ के जो तकाजे हैं उन पे ये मुकदमा या ये डिसीजन पूरा नहीं उतरता, क्योंकि अगर 12 साल की ताख़ीर है तो ये बहुत लंबी ताख़ीर है। उसके अलावा अगर आप देखें तो वहाँ पे अगर ये 4 लोग छोड़े जाते हैं तो मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इतना असर रसूख होगा कि इनको दोबारा गिरफ्तार कर सके। अगर गिरफ्तार करने की हिम्मत होती तो इंडियन गवर्नमेंट पहले जो 3 लोग जो ऑलरेडी इश्तिहारी हैं तो उनको गिरफ्तार कर लेती, उनको अच्छा, पेश मैं राशिद साहब ये देखिए कि अगर पाकिस्तान ये आलमी अदालत इंसाफ में ये ले जाता है इस केस को, तो आपने भी मॉनिटर किया होगा कि ट्रायल के दौरान गवाहों को डराया धमकाया भी गया, सरकारी गवाह मुनहरिफ भी हुए, पाकिस्तान से गवाहों के बयानात रिकॉर्ड नहीं किए गए। तो ये जो मामला है ये किस हद तक पाकिस्तान के और इस केस के हक में जाएगा? क्योंकि पाकिस्तान में विक्टिम्स हैं, कुछ आई विटनेस पाकिस्तान में भी हैं जिन्होंने अपनी फैमिलीज को अपने सामने आंखों के सामने जलते हुए देखा है। जी बिल्कुल, अगर आप देखें तो ज़्यादा पाकिस्तानी इसमें जो हैं वो उसमें ऑब्वियसली बम ब्लास्ट में हलाक हुए हैं, तो 44 पाकिस्तानी इस वर डाइड। तो इस हवाले से पाकिस्तान का केस बहुत स्ट्रॉन्ग है। पाकिस्तान से ज़्यादा विटनेस लेने चाहिए थे, पाकिस्तान से ज़्यादा अजीज़ो अकारब थे जिन्होंने, जैसा आपने बताया कि उन्होंने देखा ये सब वाक़या होते हुए। तो मैं ये समझता हूँ कि उनकी विटनेस स्टेटमेंट लेना बहुत ज़रूरी थी, जो उन्होंने नहीं ली। जो कोर्ट उस वक्त या रेलिवेंट जज थे उन्होंने उसको एंटरटेन नहीं किया। तो ये टेक्निकलिटीज की बुनियाद पे भी इंडिया का ये केस बहुत वीक होगा। अगर हम कल को किसी स्टेज पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाते हैं कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ, हमारे मुल्क के शहरी थे जो वहाँ पे मरे हैं पानीपत के पास, तो इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि हमारा केस काफी स्ट्रॉन्ग है और हमें जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन बहुत शुक्रिया। अपील राइट्स जो है उसको हमें एग्जॉस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद हम जा सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। राशिद असलम साहब माहिर कानून थे, बैरिस्टर राशिद असलम, वो हमें बता रहे थे कि हमारे पर राइट है और हम इस केस को लेकर जा सकते हैं, और ये अभी बेहतरीन सिचुएशन है कि इस मौके पर लेके जाया जाए आलमी अदालत इंसाफ में, ताकि वो अफराद जो इस वक्त जेल के अंदर है उन्हें रिहा ना किया जाए। यहाँ एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। आज सुप्रीम कोर्ट ने संगीन गद्दारी केस में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ को 3 ऑप्शन दिए हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच में समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने कहा कि एक ऑप्शन यह है कि परवेज मुशर्रफ आइंदा समाअत पर खुद पेश हो,
دوسرا آپشن یہ ہے کہ ان کی طبیعت ناساز ہے تو وہ ویڈیو لنک کے ذریعے بیان ریکارڈ کرائیں، اور تیسرا آپشن یہ ہے کہ پرویز مشرف کے وکیل ان کی جگہ جواب دے دیں۔ دوران سماعت چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ نے کہا کہ برطانیہ میں ایک ڈکٹیٹر نے ایک پارلیمنٹیرین کو باہر پھینک دیا تھا، جب اقتدار میں نہ رہا تو پارلیمنٹ نے غداری کا مقدمہ چلانے کا فیصلہ کیا، اور اس دوران وہ ڈکٹیٹر مر بھی گیا تو فیصلہ کیا گیا کہ اس کے ڈھانچے کو عدالت میں پیش کیا جائے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ڈھانچے سے کیسے پوچھا جائے کہ جرم قبول کرنا ہے یا نہیں۔ فیصلہ ہوا کہ ڈھانچے کی خاموشی سے تاثر لیا جائے کہ ملزم گلٹی رہا ہے۔ عدالت نے ڈھانچے کو پھانسی پر لٹکایا۔ اب میں اور کچھ نہیں کہہ رہا، اس طرح اس ملزم کے ساتھ ڈیل کیا گیا ہماری تاریخ کا یہ ایک الگ ہی باب ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے ہیں کہ عدالت جاتے جاتے گاڑیاں مڑ جاتی ہیں، اسپتال سے سرٹیفکیٹس آ جاتے ہیں۔ درخواست گزار نے اس موقع پر کہا کہ پرویز مشرف ٹی وی بیان دے سکتے ہیں تو اسکائپ پر پیش کیوں نہیں ہو سکتے، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ حالیہ پاک بھارت کشیدگی کے دوران بھی وہ بڑے زبردست بیان دیتے رہے ہیں۔ سابق صدر کے وکیل نے کہا کہ پرویز مشرف کافی زیادہ علیل ہے، میں نے ان سے اسکائپ پر خود بھی بات کرنے کی کوشش کی لیکن نہیں کر سکا، وہ دراصل فوکس نہیں کر پا رہے، وہ دراصل باتوں کو بھول بھی جاتے ہیں۔ ایسے میں چیف جسٹس نے کہا اچھا ہے کہ پرویز مشرف کی جگہ ان کے وکیل سلمان صفدر ہی جواب دے دیں، لیکن آج عدالت کی ٹون اس کیس سے متعلق، سنگین غداری کیس سے متعلق کافی سخت تھی۔ کیا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے؟ ماہر قانون ہمارے ساتھ موجود ہیں، سپریم کورٹ کے وکیل ہے کامران مرتضیٰ صاحب۔ بہت شکریہ کامران صاحب آپ کے وقت کا۔ کامران صاحب آج جو انتہائی سخت الفاظ استعمال کیے گئے سپریم کورٹ کی طرف سے، آپ سمجھتے ہیں کہ پرویز مشرف کے پاس کوئی آپشن بچی ہے ان تینوں آفرز میں سے کسی ایک پر عمل کرنے کے علاوہ؟ دیکھیے پہلے تو بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ بذات خود اس معاملے میں ٹیسٹ پہ ہے، اور اس بات کا فیصلہ سپریم کورٹ کے حوالے سے لوگوں کے دلوں میں ہوگا کہ سپریم کورٹ اس کیس میں کیا کرتی ہے، کیونکہ جس طرح سے عدالت کے ساتھ یا عدالتوں کے ساتھ جو ہے نا، جس طرح سے پہلے جنرل پرویز مشرف جو ہاتھ کرتے رہے، اور جس طرح سے گاڑی آ رہی ہے اور وہ مڑ رہی ہے اور ہاسپٹل جا رہے ہیں اور وردی میں لیٹے ہوئے ہیں اور بغیر کہیں پیش ہوئے جو ہے نا وہ ایکویٹلز جو ہے نا ان کی ہو رہی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ اب سپریم کورٹ کا ایک ادارے کے طور پہ جو ہے نا ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہوگا۔ پھر اس ٹیسٹ کے ساتھ ساتھ یہ جو 3 آپشن دیے ہیں یہ ایکسٹرا آرڈنری ہیں۔ یہ کیا جو جنرل پرویز مشرف کو جو یہ 3 آپشن دیے گئے ہیں وہ ایک کیس کے ملزم ہیں، اور کیا یہ تمام ملزموں کو یہ آپشنز اویلیبل ہیں؟ ایک اگلا سوال پھر یہ پیدا ہوگا۔ اور اگر آج پرویز مشرف کو یہ آپشن ہیں تو یہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہوگا، اور اس کے بعد ہر کیس میں پھر جو ہے نا لوگ یہ ڈیمانڈ کیا کریں گے کہ آپ نے اس کیس میں یہ آپشنز دیے تھے، اور اس میں بھی جو ہے نا وہ طبیعت ناسازی کا جو ہے وہ ایک گراؤنڈ تھا یا لیا گیا تھا، اور اس کے بعد اس طرح کے آپشنز دیے گئے تھے، تو پھر جو ہے اچھا میں کامران صاحب آپ کی موجودگی میں تھوڑا سا ہسٹری کو سامنے رکھنا چاہتا ہوں، مجھے وہ تھوڑی کلیئر کر دیں۔ عدالت کے سارے کمنٹ سے اندازہ ہوتا ہے کہ پرویز مشرف کو نون لیگ کی حکومت یعنی وزارت داخلہ نے کلین چٹ دی تھی، ECL سے نام نکالا گیا تھا، نون لیگ کہتی ہے عدالت نے بھیجا تھا، آپ کو کیا لگتا ہے؟ بالکل اس میں نہیں عدالت نے نہیں بھیجا تھا، عدالت نے نہیں بھیجا تھا، گو کہ وہ اس میں عدالت نے اس میں ایک آرڈر تھا، مگر یہ گورنمنٹ پہ چھوڑ دیا تھا سپریم کورٹ نے۔ اس میں بالکل جو ہے نا ہر حوالے سے ہر طرح سے نون لیگ کی حکومت ذمہ دار ہے۔ شروع بھی انہوں نے کیا تھا، جب شروع کیا تھا تو ہم نے ان کو کہا تھا کہ یہ بھاری پتھر ہے، یہ دیکھ لیجئے کہ یہ آپ اٹھا سکتے ہیں یا نہیں۔ وہ بھاری پتھر جو ہے نا وہ اٹھا بھی نہیں سکے، کمر میں درد ان کے ہوا، اور ان کے وہ مورے جو ہے نا وہ ان کے ہل گئے نون لیگ کے۔ اچھا اب آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ کیس اب اپنے منطقی انجام تک پہنچے گا؟ عدالت کے جو کامنٹس کو دیکھتے ہوئے، سنوائی کو دیکھتے ہوئے، آپ کو لگتا ہے کہ کسی ایسا عامر جو زندہ بھی ہو اس کے خلاف فیصلہ آ سکتا ہے یا اس کے حق میں فیصلہ آ سکتا ہے، یعنی باقاعدہ ٹرائل اپنے منطقی انجام تک پہنچے گا؟ دیکھیے میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ ٹیسٹ پہ ہے۔ اگر یہ کیس اپنے منطقی انجام پہ نہیں پہنچا، بھلے اگر وہ قصوروار نہیں ہے، ابھی تک چونکہ کیس انڈر ٹرائل ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ قصوروار ہیں یا نہیں ہیں، یا ہم سیاسی طور پہ تو کہہ سکتے ہیں مگر لیگلی جو ہے نا وہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ قصوروار ہیں یا نہیں۔ تو جب ایک بات جو ایک ان کی اس لیگلٹی، ان کی اس ایکشن کی لیگلٹی کا فیصلہ ہونا ہے، اور یہ معاملہ عدالت میں آ بھی گیا ہے، تو یہ عدالت جو ہے نا وہ ٹیسٹ پہ ہے۔ پاکستان کی سپریم کورٹ، پاکستان کی وہ خصوصی عدالت جس میں ہائی کورٹ کے 3 ہائی کورٹس کے ججز شامل ہیں،
یہ سارے جو ہے نا یہ ٹیسٹ پہ ہیں کہ وہ جب اس طرح کا کیس آئے گا تو کیا اس کو کسی منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا. اور ظاہر ہے اب ایک اور بھی اگزامپل ہے میرے پاس کہ سپریم کورٹ کیسز کو اپنے منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے ہمیشہ سے تیار رہتی ہے. جیسے کہ اصغر خان کیس ہے, کوئی شک نہیں ہے کہ اس کو سپریم کورٹ نے ہی زندہ رکھا ہوا ہے. فیصلے آ بھی جائیں, عمل درآمد بھی ہو جائے, تو آپ کو ایسا لگتا ہے فیصلے آ بھی جائیں اور فیصلہ کوئی سامنے آ بھی جائے تو آپ سمجھتے ہیں کہ عمل درآمد اتنا آسان رہے گا؟ دیکھیے اس ملک کی تاریخ میں اس طرح کے فیصلے جو ہے نا وہ آسان نہیں ہوئے, ان پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو پائی. مگر پاکستان نے آگے چلنا ہے, پاکستان نے ترقی کرنی ہے, پاکستان نے سیاسی طور پہ ترقی کرنی ہے, پاکستان نے دستوری طور پہ یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ اور عدالتوں نے یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ دستور کی پابند ہیں, اور دستور جو ہے نا وہ بلند ہے اس ملک میں. اور اگر ہم نے یہ باتیں جو ہے نا اس کو ثابت کرنا ہے تو یقیناً اس کیس کو اس کے منطقی انجام تک لے کے جانا ہوگا, باوجود اس کے کہ کسی شخص کا سٹیچر کیا تھا. اگر آپ نے اس کیس میں کوئی اسپیشل جو ہے نا وہ ٹریٹمنٹ ہوا تو پھر اس میں کل لوگ اسی طرح کا ٹریٹمنٹ مانگیں گے, اور مختلف ایک عام ملزم بھی آ کے وہ کہے گا کہ ایک کے ساتھ یہ ہوا تھا, میرے ساتھ بھی اسی طرح کا سلوک ہونا چاہیے. بہت شکریہ کامران مرتضیٰ صاحب. وہ کہتے ہیں کہ عدالت کے لیے بھی یہ ٹیسٹ کیس ہے, اگر کوئی پریسیڈنٹ عدالت نے سیٹ کرنا ہے تو اس کیس کو اپنے منطقی انجام تک پہنچانا بہت ضروری ہوگا. پروگرام سے سلمان حیدر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.